नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीप कैंपस पर। दोस्तों, हम लोग तद्भव और तत्सम पढ़ रहे थे। तद्भव और तत्सम में भी हम लोग कुछ ऐसे नियम पढ़ रहे थे जिनके माध्यम से हम किसी भी शब्द को देखकर पहचान सकें कि ये शब्द तद्भव होगा या तत्सम। तो इसी श्रृंखला में अब तक 2 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें हमने अलग अलग 8 नियमों को पढ़ा है। आज नियमों के लिहाज से ये तीसरी और शायद अंतिम क्लास है जिसमें हम लोग आगे के जो बचे हुए नियम हैं उनको पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि भविष्य में जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 9वां नियम है वो है ताड़नजात वर्णों से संबंधित। ताड़नजात वर्ण मतलब ड़ा और ढ़ा, ये 2 वर्ण। तो ये नियम क्या कहता है कि ताड़नजात वर्णों यानी ड़ा और ढ़ा से बने शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते बल्कि ये तद्भव होते हैं। ड़ा और ढ़ा से बने शब्द हमेशा तद्भव क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड़ा और ढ़ा ये दोनों वर्ण संस्कृत भाषा के नहीं हैं। इनका विकास कालांतर में हिंदी भाषा में हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि जो वर्ण संस्कृत भाषा में है ही नहीं उससे कोई शब्द कैसे शुरू हो सकता है? तो क्योंकि ये इनका विकास हिंदी में हुआ है तो इनसे बने शब्द भी हिंदी भाषा में ही विकसित हुए हैं। इसलिए इन ताड़नजात वर्णों से जुड़े हुए जितने शब्द हैं वे सब के सब तद्भव होते हैं। उदाहरण के लिए साड़ी, लोमड़ी, लोढ़ा, उसके बाद लंगड़ा, लकड़ी, लड़ना, मेढक, मूड़, फेफड़ा और पापड़। अगर हम इन शब्दों का तत्सम बनाना चाहें तो साड़ी को हम लिखते हैं शाटी, उसके बाद लोमड़ी को लिखते हैं लोमस, लोढ़ा को हम लिस्ट लिखते हैं, उसके बाद लंगड़ा का तद्भव होता है लंगड़ा का तत्सम होता है लंग, लकड़ी का तत्सम लकुटी। कहीं कहीं आपको लकड़ी का तत्सम लगुड़ शब्द मिलता है। लकड़ी तद्भव और लकड़ी शब्द का तत्सम लगुड़, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि जब ड़ा शब्द आपका संस्कृत भाषा में था ही नहीं तो ड़ा से शुरू होने वाले शब्द संस्कृत के कैसे हो सकते हैं, यानी तत्सम कैसे हो सकते हैं? तो फिर भी अगर आपके ऑप्शन में लकुटी और लगुड़ दोनों शब्द हों तो आप लकुटी को प्राथमिकता देंगे, यानी लकड़ी पर टिक करेंगे, लकुटी पर टिक करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि लकड़ी का तत्सम सिर्फ लगुड़ शब्द दे रखा हो तब आपकी मजबूरी है कि आप लगुड़ को टिक करेंगे। उसके बाद लड़ना का तत्सम होता है रड़ना, मेढक का होता है मंडूक, मूड़ का होता है मुंड, फेफड़े को हम तत्सम रूप में फुफ्फुस लिखते हैं और पापड़ को हम लिखते हैं परपट। उसके बाद है 10वां नियम। 10वां नियम क्या है कि यदि किसी तत्सम शब्द में या वर्ण का प्रयोग हुआ हो तो तद्भव बनाते समय या को जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे पहला शब्द है यशोदा। यशोदा एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बनाने के लिए हमने या को जा में बदल दिया और आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर तालव्य सा तत्सम में लिखा हो तो उसका तद्भव बनाने के लिए हम उसको दंत्य सा यानी सपेरे वाले सा में बदल देते हैं। तो इस तरह से यशोदा का हो गया जसोदा। उसके बाद युक्ति का तद्भव होता है जुगति, यो का तद्भव शब्द होता है जौ, योगी को हम लिखते हैं जोगी, यम का जम, यजमान को लिखते हैं जजमान। यमुना एक तत्सम शब्द है और यमुना का तद्भव होता है जमुना। उसके बाद यज्ञ को हम लिखते हैं यज्ञ। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जहाँ भी ज्ञ शब्द हो, ज्ञ का तद्भव बनाने के लिए या तो जा कर दिया जाता है या फिर आधा गा और या लिख दिया जाता है। तो इसीलिए यज्ञ में या को जा में बदल दिया
और ज्ञ को आधा ग और या बना दिया, इसलिए यज्ञ का हो गया यज्ञ। उसके बाद यात्रा शब्द का तद्भव होता है यात्रा, और यात्री को हम लिखते हैं यात्री। उसके बाद नियम नंबर 11, 11वां नियम क्या है कि तत्सम शब्दों में जो ड़ा है वो ड़ा वर्ण तद्भव बनाते हुए ना में बदल जाता है। फिर से देखिए, तत्सम शब्दों का ड़ा शब्द तद्भव बनाते समय ना में बदल जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आभूषण, तो आभूषण को कर दिया गया आभूषण। यहाँ भी आपका जो ये षटकोण वाला शा यानी मूर्धन्य शा था उसको दंत्य सा में बदल दिया गया। ये नियम मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। और यहाँ जो अड़ा शब्द लिखा हुआ है, अड़ा शब्द का कर दिया गया ना, तो इस तरह आभूषण का बन गया आभूषण। उसके बाद कृष्ण का बना किशन, अणि को कर दिया गया अनि, अवगुण, अवगुण को कर दिया गया अवगुण, यहाँ पे अड़ा को ना में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद गृहिणी को किया गया घरनी। यहाँ भी 2 नियम पढ़ेंगे आप। सबसे पहले ड़ा को ना में बदला गया और री की मात्रा को हटा दिया गया। ये मैंने आपको पहली क्लास में पहला नियम बताया था कि री की मात्रा का प्रयोग कभी भी तद्भव शब्दों में नहीं होता। तो गृहिणी का हो गया घरनी और घृणा का हो गया घिन। उसके बाद चरण को हम लिखते हैं चरण और चूर्ण को तद्भव में लिखते हैं चूरन। उसके बाद क्षीण शब्द एक तत्सम शब्द है, इसको हम छीन लिखते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि जो क्ष शब्द होता है उसको खा या फिर छतरी वाले छा में बदल देते हैं, तो क्षीण को कर दिया गया छीन। उसके बाद कंकण, कंकण को हम कंगन लिखते हैं। इस तरह से आपके 11 नियम हुए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो ले लीजिए। उसके बाद हम इसको रफ करके अगले नियम पर आते हैं। एक मिनट, आप स्क्रीनशॉट लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ जो यो लिखा हुआ है ये गलत है। इसको इस तरीके से लिखते हैं यो को होता है तद्भव में, यो को जौ लिखते हैं। तो इसको आप रफ मिटा दीजिए, ठीक है। अब सही है। अब अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं 12वां नियम। 12वां नियम क्या कहता है कि कभी कभी तत्सम शब्द के का वर्ण को तद्भव बनाते समय गा में बदल दिया जाता है। यानी ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी तत्सम शब्द में जो का वर्ण है उसको जब हम तद्भव बनाते हैं तब का को गा में बदल देते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए शब्द है युक्ति, ये एक तत्सम शब्द है। इसका जब हमने तद्भव किया तो युक्ति का हो गया जुगति, या को जा में बदल दिया और का को गा में बदल दिया। इस तरह से युक्ति का हो गया जुगति। आगे भक्त एक तत्सम शब्द है और भक्त का तद्भव बनाते समय हमने भगत कर दिया। उसके बाद पंक्ति को पंगत और प्रकट को कर दिया प्रगट, ठीक है। इसके बाद नियम नंबर 13। 13वां नियम क्या कहता है कि तत्सम शब्दों में जो वा वर्ण है उसका तद्भव बनाते समय प्रायः ब में बदल दिया जाता है। यानी तत्सम शब्दों का जो वा वर्ण है वो हमेशा नहीं लेकिन प्रायः यानी ज़्यादातर बा में बदल दिया जाता है जब उसका हम तद्भव बनाते हैं। आप इसका उदाहरण देखिए कि शब्द है वधू। वधू एक तत्सम शब्द है, इसको जब हमने तद्भव में बदला तो इसका हो गया बहू। उसके बाद शब्द है वत्स, वत्स का हो गया बच्चा या बछड़ा। उसके बाद है ये वरयात्रा, वरयात्रा को हमने किया बारात। अगला शब्द है वर्षण, वर्षण भी एक तत्सम शब्द है, तो वर्षण का तद्भव होता है बरसना। आगे है वर्धन, वर्धन का तद्भव होता है बढ़ना। वाराणसी को तद्भव में हम लिखते हैं बनारस। व्याख्यान को लिखते हैं बखान। वानर को लिखते हैं बंदर
और वर्तिका का होता है बत्ती। अब तक हमने कुल 13 नियम देखे। अब तद्भव और तत्सम को पहचानने के जो नियम थे वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने अभी तक जितने भी नियम पढ़ाए हैं उनको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप देखिए, तत्सम शब्द में जो अनुस्वार शब्द होता है, यानी अनुस्वार जो अंग की बिंदु होती है, उसको तद्भव में हम अनुनासिक में बदल देते हैं, यानी चंद्र बिंदु में बदल देते हैं। पदेन रा या फिर रेफ रा, इसको तद्भव बनाते समय खत्म कर दिया जाता है। तत्सम में अगर या वर्ण जुड़ा हुआ है तो तद्भव बनाते समय उसको जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। वा को तद्भव में बा में बदला जाता है। अड़ा को न में बदल दिया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से तालव्य सा या फिर मूर्धन्य सा, इनको दंत्य सा यानी सपेरे वाले सा में बदला जाता है। उसके बाद संख्यावाची सा, यानी ऐसे सा जो किसी संख्यावाची शब्द में प्रयोग हुए हों, यानी वे शब्द जो किसी संख्या को जो है डिनोट कर रहे हों, तो उन शब्दों में जो शा है उसको हा में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ शब्द लिखा हुआ है षोडश, तो षोडश को हम लिखते हैं 16, हमने इस शा को हा में बदल दिया। उसके बाद अगला शब्द है एकादश। एकादश को हम क्या लिखते हैं 11, यहाँ भी हमने शा को हा में बदल दिया। इसी तरीके से द्वादश को हम 12 लिखते हैं, त्रयोदश को 13, चतुर्दश को 14। इस तरीके से जहाँ भी संख्यावाची शब्दों में शा होगा उसको हा में बदल दिया जाता है। उसके बाद जो क्षा शब्द है, यानी क्षत्रिय वाला क्षा, उसको हम छत्री वाले छा या फिर खा में बदल देते हैं। त्रा को हम ता में बदलते हैं। ज्ञा को जा या फिर ज्ञा, आधा गा और या में बदला जाता है। उसके बाद श्रा को शा या फिर सा में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से हमने तद्भव और तत्सम के जितने भी नियम थे उनको पहचानने की, उन सबको पढ़ लिया। यहाँ नियमों की सीरीज खत्म होती है। अगली क्लास में यानी कल की क्लास में हम लोग तद्भव और तत्सम के जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, लगभग 200 से 250 के आसपास, उन सबको एक बार इस बोर्ड पर लिख के देख लेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार।